स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। पीएम ने आज सुबह गांधीनगर में पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने पूर्वी तिमोर की आसियान की आगामी सदस्यता के लिए राष्ट्रपति होर्टा को बधाई दी। पीएम ने पूर्वी तिमोर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लिन मार्टिन से मुलाकात की। गांधीनगर में हुई इस मुलाकात में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने भी गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलैम ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। माल्टा के उच्चायुक्त रुबेन गौसी ने कहा कि वाइब्रेंट गुजरात में भाग लेना काफी खुशी की बात है। यह सिर्फ गुजरात की ही नहीं बल्कि भारत की जीवंतता को दर्शाता है। माल्टा के उच्चायुक्त ने कहा कि हमारा देश भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने का इच्छुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दुनिया भर में भारतीय प्रवासियों के योगदान और उपलब्धियों का जश्न मनाने का दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साल 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए। सबसे पहले खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए। वहीं ओजस प्रवीण देवताले को तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। अदिति गोपीचंद स्वामी को भी तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। पारुल चौधरी को एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। मोहम्मद हुसामुद्दीन को मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार दिया गया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने शीतल देवी को पैरा तीरंदाजी में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। अपने दौरे पर रक्षा मंत्री अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट शॉप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और उनसे रक्षा, सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग के व्यापक विषयों पर चर्चा करेंगे। मंत्री राजनाथ सिंह की ब्रिटेन की यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 वर्षों बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली ब्रिटेन यात्रा है। आंध्र प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम राज्य के दौरे पर है। अपने आंध्र प्रदेश के दौरे पर निर्वाचन आयोग की टीम विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात कर उनके सुझाव और विचार जानेगी। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा करेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कर्नाटक में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएनजी और पीएनजी की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आईएनडीआई गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि यह आपसी गठबंधन नहीं है, यह स्वार्थों का गठबंधन है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस को खत्म करने की साजिश आईएनडीआई गठबंधन ही कर रहा है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ान चालक दल के लिए साप्ताहिक विश्राम अवधि 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दी है। रात के उड़ान संचालन के लिए अधिकतम ड्यूटी अवधि 8 घंटे और दिन के उड़ान संचालन के लिए अधिकतम ड्यूटी अवधि 10 घंटे तक सीमित कर दी गई है। डीजीसीए ने यह कहा है कि इसका उद्देश्य थकान संबंधी जोखिम प्रबंधन प्रणाली व्यवस्था में बदलाव लाना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भोपाल में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज गुवाहाटी में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में आरंभ हो रहे कला उत्सव 2024 के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे।
सागर परिक्रमा चरण 11 का आज अंतिम दिन है। 7 जनवरी को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य मछुआरों, तटीय समुदायों और हितधारकों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे आज नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भारत को एक बार फिर कामयाबी हासिल हुई है। भारत पहली बार यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करने जा रहा है। यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से यह सूचना दी है कि भारत इतिहास में पहली बार आगामी 21 से 31 जुलाई तक नई दिल्ली में यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से लोगों को श्वास लेने में समस्या हो रही है। गैस के रिसाव के बाद आसपास के घरों को खाली कराया गया। क्लोरीन गैस लीक के बारे में जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। देहरादून के एडीएम रामजी शरण ने कहा कि क्लोरीन गैस के रिसाव के कारण लोगों को आंखों में जलन की समस्या हो रही है। इसे निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है। देश के कई राज्यों में सर्दी का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। दिल्ली में शीतलहर से बचने के लिए लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान व्यक्त किया है कि अगले 3 दिनों तक उत्तर पश्चिम और पूर्वी भागों के कुछ मैदानी हिस्सों में घने से अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। उत्तर भारत में कोहरे के कारण ट्रेनों की आवाजाही पर भी प्रभाव पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही है। हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के सिस्सू में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिरने के बाद झील जम गई है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज तेज बारिश हुई, जिसके कारण कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। तमिलनाडु में बारिश के कहर से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तमिलनाडु को बारिश के कहर से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में भारी बारिश के कारण वैथीश्वरन मंदिर का परिसर जलमग्न हो गया है। पुडुचेरी की एलजी तमिलिसाई सुंदरराजन ने पुडुचेरी में बारिश प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थिति का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर हैं, जहां वे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंगला आरती में शामिल हुए। वेल्सपन वन ने तमिलनाडु में अगले 5 साल में 2000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए राज्य सरकार के साथ शुरुआती समझौता किया है। विभिन्न कारोबार से जुड़ा अडानी समूह तमिलनाडु में विभिन्न क्षेत्रों में 42,700 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सत्तारूढ़ द्रमुक सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्यमंत्री एम के स्टालिन समेत अडानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रबंध निदेशक भी मौजूद रहे। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहे हैं। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में।
हुंडई मोटर इंडिया तमिलनाडु में 6,180 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इनमें से 180 करोड़ रुपए आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हाइड्रोजन वैली इनोवेशन हब के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2013-14 और 2021-22 के बीच की अवधि की एक आर्थिक शोध रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में व्यक्तिगत आय असमानता में पर्याप्त कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार आयकर का आधार साल दर साल बढ़ रहा है और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2022-23 में 74 मिलियन हो गई है। रिजर्व बैंक ने छोटे वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी जरूरत को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने के साथ ही भुगतान बैंकों को एसएफबी के रूप में काम करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली हवाई अड्डे के परिचालक डायल ने कोविड-19 महामारी के दौरान राजस्व हिस्सेदारी दायित्वों के संबंध में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के खिलाफ एक मध्यस्थता मामला जीता है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने दिल्ली हवाई अड्डे के लिए संचालन, प्रबंधन और विकास समझौते के तहत एआई के खिलाफ मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अपील की थी। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने ओडिशा में पारादीप फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री रुपाला ने कहा कि पारादीप फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन से इसकी स्वच्छता में सुधार होगा। बजाज ऑटो ने 4,000 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर की पुनर्खरीद की घोषणा की। बजाज ऑटो ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 रुपए अंकित मूल्य के 40 लाख करोड़ शेयर के पुनर्खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग क्षेत्र में निवेश के लिए निजी कंपनियों को आकर्षित करने को लेकर अगले 1 महीने में संशोधित निर्माण परिचालन हस्तांतरण परियोजना दस्तावेज लेकर आएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने कहा कि राजमार्ग क्षेत्र में सरकार का बजट पिछले 10 साल में 3 गुना बढ़ गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी में 10% तक हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। भारत मालदीव राजनयिक तनाव के बीच व्यापारियों के संगठन कैट ने घरेलू व्यापारियों और निर्यातकों से आह्वान किया कि वे मालदीव के साथ व्यापारिक सौदे करने से परहेज करें। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि मालदीव के नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी व्यापारिक समुदाय को कतई स्वीकार्य नहीं है। ईवी चार्जिंग समाधान प्रदाता एवर ने अगले 2 से 3 साल में वाणिज्यिक वाहन चार्जिंग बाजार में 35% भागीदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा है। मर्सिडीज बेंज इंडिया के मुख्य कार्यकारी संतोष अय्यर ने कहा कि कंपनी इस साल बाजार में 12 से अधिक मॉडल पेश करने वाली है। मालदीव के कई संगठनों ने भारत के साथ मालदीव के संबंध सकारात्मक रखने का आह्वान किया है। उन्होंने निलंबित उप मंत्रियों के सोशल मीडिया पोस्ट और टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना बताया है। मालदीव के कई संगठनों ने कहा है कि भारत निकटतम और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देश है जिसने संकट में सबसे पहले सहायता पहुंचाई है। मालदीव भारत मुद्दे पर मालदीव सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। वहां कई नेताओं ने पूरी घटना को दुखद बताया है। कुछ नेताओं ने सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने सहित अन्य कार्रवाई की मांग भी की है। मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब ने कहा कि सत्तारूढ़ पीएमसी पीपीएम गठबंधन में चरमपंथी तत्व मौजूद हैं। मालदीव के एमडीपी सांसद मिकाइल नसीम ने संसद से विदेश मंत्री मूसा जमीर और निलंबित मंत्रियों को पूछताछ के लिए बुलाने की मांग की है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गाजा में संघर्ष को और अधिक फैलने से रोकने के लिए इजराइल के तेल अवीव पहुंचे, जहां ब्लिंकन आज इजरायली अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अब तक हुई बैठकों में जिन विषयों पर चर्चा की गई है उसे इजरायली नेताओं के साथ साझा करेंगे और गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान के भविष्य पर चर्चा करेंगे। अमेरिका के टेक्सास में एक होटल में विस्फोट से 21 लोग घायल हो गए। घटना में 2 व्यक्ति की हालत काफी गंभीर है। जांचकर्ताओं का मानना है कि विस्फोट प्राकृतिक गैस के कारण हुआ।
दक्षिणी मैक्सिको में लगभग 2000 लोगों का एक नया प्रवासी कारवां शामिल हो गया है। प्रवासियों का कहना है कि मैक्सिकन सरकार ने पिछले सप्ताह पारगमन वीजा के जो वादे किए थे वे कभी भी पूरे नहीं हुए। इन प्रवासियों में कुछ छोटे बच्चे भी शामिल हैं। सड़क मार्ग से मैक्सिको सिटी से लगभग 480 मील दक्षिण में दक्षिणी ओक्साका शहर तापनाटेपेक की ओर चल रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का दमन करने वाले देशों के नामों की सूची जारी करते हुए अमेरिका ने कहा है कि चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। बीते वर्ष 2023 के अनुभवों के आधार पर तैयार इस सूची को सार्वजनिक करते हुए ब्लिंकन ने बताया कि इसमें म्यांमार, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के नाम हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने यूरोपीय संघ के राज्यों से यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने को कहा है। ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि यूरोपीय संघ के अधिकांश देश यूक्रेन को रूसी आक्रमण से लड़ने में मदद करने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं दे रहे हैं। उन्होंने सहयोगियों से अपने प्रयास बढ़ाने को कहा। ओलाफ स्कोल्स ने उम्मीद जताई कि 1 फरवरी को आगामी आपातकालीन शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के लिए प्रस्तावित 50 बिलियन यूरो सहायता पैकेज पर ईयू सहमत होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों टीमें एक-एक मैच जीतकर बराबरी पर है। भारत का इरादा आज के मैच में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्वदेश में पहली बार टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीत का होगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 द्विपक्षीय टी20 सीरीज में से केवल 1 में जीत हासिल की है। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिक क्लासन ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने सोमवार को तत्काल प्रभाव से टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान किया। 32 साल के हेनरिक क्लासन ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट मैच खेले हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डू प्लेसिस SA20 के आगामी सत्र में जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स का नेतृत्व करेंगे। डू प्लेसिस की कोशिश इस साल जून में होने वाले टी20 विश्व कप में एक बार फिर राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनने की होगी। रणजी ट्रॉफी के शुरुआती मैच में सोमवार को पुडुचेरी के हाथों करारी हार झेलने के कुछ घंटों के बाद यश ढुल को दिल्ली की कप्तानी से हटा दिया गया है। हिम्मत सिंह अब 12 जनवरी से जम्मू कश्मीर के खिलाफ होने वाले मैच में दिल्ली की अगुवाई करेंगे। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। राम 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 राम। हम आप तक लेकर आ रहे हैं पौराणिक शहर अयोध्या जी, जहां की आत्मा और कण कण में बसे हैं राम। ये है अयोध्या धाम। कण कण में भी भगवान राम की सत्ता का एहसास हमें होता है यदि हम लोग ध्यान से उसका अवलोकन करें। आज भी होता है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली है। आज के आवागमन में लगभग 100% वृद्धि हुई है। आश्रम में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं शास्त्र की पढ़ाई करते हैं, अध्यापन, उसके साथ साथ में चौमुखी विकास के लिए उनको हर तरीके से तैयार किया जाता है। हमें भगवान राम के बारे में सभी को बताना है, सनातन धर्म को अपने बढ़ाना है। ये आस्था है, अंतरात्मा की आस्था है, क्योंकि रोम रोम में सबकी तो राम है। सूर्यवंशियों ने लड़ाई लड़ी और कसम खाई कि जब तक जो है नहीं होगा हम चप्पल नहीं पहनेंगे, पगड़ी नहीं बांधेंगे। कि जितने लोग यहाँ युद्ध करने आते थे, निहंग आए, सिख आए, सबको संरक्षण इनके घरों में ही मिलता था। यवधपुरी पर हुआ हुत जानी, सकल सिद्ध शोभा के खानी। पूरी अयोध्या एकदम राममय है, त्रेता युग में है। अवधपुरी सब प्रिय नहीं सो, ये प्रसंग जाने को। ये हमारे सूर्यवंशियों के हर घर में दीप जलेगा और हर घर में खुशहाली
छाई रहेगी। रामलला जब विराजमान हो रहे होंगे सभी के सर पर पगड़ी बांधी जाएगी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हर मंदिर हिंदुस्तान के हर कोने में हमें उसकी सफाई का अभियान मकर संक्रांति 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हमें चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या की पावन धरा से देशवासियों से की अपील। स्वच्छता का अभियान सिर्फ गांव गलियों और शहरों की सफाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह अभियान अब मंदिरों की साफ सफाई तक भी पहुंचेगा। पीएम मोदी ने कहा, रामलला के स्वागत सत्कार के लिए देश के हर छोटे बड़े मंदिरों को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेना होगा। मकर संक्रांति के पावन पर्व से लेकर 22 जनवरी तक देश के सभी मंदिरों की होगी साफ सफाई। गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। आइए हम सब मिलकर राष्ट्र को स्वच्छ बनाने का संकल्प लें और हर देशवासी प्रधानमंत्री मोदी के अतुलनीय प्रयास को पूरा करने में भागीदार बने। गंदगी को मिटाना है, अपने मंदिरों को और अपने देश को स्वच्छ बनाना है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। भारत की ईशा सिंह ने जकार्ता में चल रही एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक कोटा हासिल किया। ये भारत का 15वां कोटा है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रिदम सांगवान ने कांस्य पदक जीतने में सफलता पाई। वहीं ईशा, रिदम और सुरभि राव ने टीम इवेंट में भी स्वर्ण जीता। इथियोपिया की धाविका टोजिस्ट केटेमा ने दुबई में सबसे तेज मैराथन डेब्यू का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। केटेमा ने पुराने रिकॉर्ड में 1 मिनट से ज्यादा की कटौती की। केटेमा ने 2 घंटे 16 मिनट और 7 सेकंड का समय निकाला। पुरुष वर्ग में भी इथियोपिया ने ही क्लीन स्वीप किया। इथियोपिया के 19 वर्षीय एडिसू गोबेना ने पहला स्थान हासिल किया। रेस में दूसरा और तीसरा स्थान भी इथियोपिया के ही धावकों को मिला। जर्मनी के महान फुटबॉल खिलाड़ी फ्रांज बैकनबाउर का निधन हो गया है। 78 साल की उम्र में नींद के दौरान उनका निधन हुआ। वो कोच और खिलाड़ी के रूप में जर्मनी को फुटबॉल विश्व कप दिलाने वाले खिलाड़ी थे। 1974 में पश्चिम जर्मनी जब नीदरलैंड को हराकर विश्व विजेता बना तो बेकनबाउर उस टीम के कप्तान थे। वहीं 1990 में जब जर्मनी लोथार मथायस की कप्तानी में विश्व चैंपियन बना तो बेकनबाउर उस टीम के मैनेजर थे। 5 विश्व कप में बतौर फुटबॉलर और मैनेजर बेकनबाउर उतरे, जिसमें 4 में पश्चिम जर्मनी फाइनल में था और 2 बार विश्व विजेता बना। उन्होंने 1972 में पश्चिम जर्मनी के साथ यूरोपीय चैंपियनशिप भी जीती। अभिनेत्री वाणी कपूर अजय देवगन के साथ फिल्म रेड 2 में स्क्रीन शेयर करती हुई नजर आएंगी। अजय ने फिल्म के सेट से एक तस्वीर साझा की है जिसमें वाणी भी नजर आ रही हैं। फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। रियलिटी शो बिग बॉस 17 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। सलमान खान ने हाल ही में शो को लेकर एक अपडेट देते हुए कहा कि सीजन 17 का फिनाले 28 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म गुंटूर करम का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। रिलीजिंग महज 24 घंटे के अंदर यूट्यूब पर ट्रेलर को लगभग 3 करोड़ लोग देख चुके हैं। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।